हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले रीजनल इंटीग्रेशन टॉपिक और देखेंगे साउथ एशिया में कौन से ग्रुप बने एंड क्या रीज़न था इनके ग्रुप बनने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो बेसिकली अगर हम बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में, तो देखो सबसे पहले रीजन तो आप जानते हैं क्या होता है ना। जोग्राफिकल एक रीजन होता है, जोग्राफिकल एरिया। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या रीजन था जिसके कारण जो ये रीजनल इंटीग्रेशन आया है ना। एंड सारे ग्रुप्स बने। ओके, और जो स्मॉलर सिटीज थे, जैसे हमने कल यूरोपियन यूनियन में देखा कि 27 जो कंट्रीज थी, स्टेट्स थे, उन्होंने एक यूनियन बनाया। ओके, एंड साथ ही यूरो, उसमें जो कॉमन करेंसी इन्होंने इस्टेब्लिश करी। तो बेसिकली अगर हम साउथ एशिया में देखें ना, तो जियोग्राफिकल एरिया सेम है ना, क्लाइमेट, कल्चर, अगर हम ज़्यादातर हम देखें तो ऐसा अगर देखें तो देखो जो अपना जो रीजनल इंटीग्रेशन आता है वो आता है लिबरलिज्म स्कूल से। एक तरह से लिबरलिज्म के से कंसेप्ट निकल के आता है, जिसमें फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, इसके बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको ज़्यादा नोटेट नहीं करूँगा। तो देखो फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो अगर कोई रीजन इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसमें देखो कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीस एंड स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के कारण ना फंक्शन कर पाएंगे। अब जैसे अगर हम देखें तो एक यूरोपियन यूनियन एक बेस्ट एग्जांपल निकल के आता है अपना एशिया में, उसके बाद आसियान निकल के आता है। यूरोपियन यूनियन में देखो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन मच हायर देन एनी अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? देखो वहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा नहीं है। सिक्योरिटी डायलेमा मतलब कि वहाँ पे ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि कोई कंट्री किसी कंट्री को कैप्चर करना चाहती हो। ओके, एंड साथ ही साउथ जो एशिया है ना, उसमें रीजनल इंटीग्रेशन का अगर हम देखें तो वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं सिक्योरिटी डायलेमा से। ज्योग्राफिकल कनेक्शन, कल्चरल कनेक्शन, है ना। और देखें तो इसका जो एस्टेब्लिश मतलब जो आया था आइडिया वो 1983 में था। और बट देखो ये फोर्स में कब आई थी, मतलब एक तरीके से स्टार्ट कब हुई थी, 1985 में, जिसको शार्क हम बोलते हैं। ओके, एंड बट देखो जो शार्क है ना, अगर हम देखें तो इसके चलते ना हार्डली शायद ही कोई सक्सेस वाला काम किया हो इन द नेम ऑफ शार्क। मतलब कोई अगर हम देखें शार्क के रिकॉर्ड में तो शायद ही ऐसा कुछ काम हो जो शार्क ने किया हो, क्योंकि खुद के ही इतने में अपने उसमें मतलब जो डायलेमा है उसमें इतना फंसे रहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना। मतलब पाकिस्तान को हर बार बोला गया है कि ऐसा कोई सिक्योरिटी मतलब जो आप शार्क के प्लेटफॉर्म पे अपना कश्मीर या फिर कोई और मुद्दा नहीं उठाएं, पर तब भी देखो अब बात कहाँ मानता है। तो वही बात है ना कि स्टार्ट करना ही है, तो कोई भी टॉपिक पाकिस्तान यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो इसमें मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें बिगड़े ही हुए हैं। और शायद ही यहाँ पे इंडिया ने चाहा कि हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव जो वे निकालते हैं जिसमें जो शार्क है वो शायद इतना सक्सेस नहीं हो सकता पाकिस्तान के कारण। तो यहाँ पे निकल के आया बिम्स्टेक, जहाँ पे इंडिया है ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अपना जो थाईलैंड, म्यांमार, ये सभी कनेक्टेड है इसमें, है ना इसमें। तो अब इसका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है। और सबसे पहले देखें ना, किसी सक्सेस के पीछे ना बिगेस्ट रोल होता है बिग स्टेट का, बिग कंट्री का। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो द इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रीजन डिनोट्स लिंक्ड बाय द ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप्स by degree of mutual interdependence, and the idea of regionalism primarily come out of the school of liberalism. And the importance theory of regionalism are functionalism, new functionalism, etc. And the process of globalization has further given impetus to process of regionalizations and regional integration। देखो ग्लोबलाइजेशन के इस एरिया मतलब जो अभी जो वर्ल्ड है ना, उसमें ना रीजनल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो है ना छोटी कंट्रीज से ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे इसमें ग्लोबलाइजेशन के जो ये जो पीरियड है इसमें। ओके, तो इसी वजह से रीजनल इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अप टिल नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल केस ऑफ द रीजनल इंटीग्रेशन इज EU, European Union. Shark is in weak regional integration example model in the comparison to EU and ASEAN,
and today European Union has to reach the status of security dilemma. यहाँ पे security का dilemma वहाँ पे नहीं है, security community, and ASEAN is also moving towards the security community also, and South Asia is a region is nowhere compared to EU and ASEAN. It is nowhere near to the concept of security community. तो और दूसरा ये कि नेशनल नेशंस फील दैट सिक्योरिटी थ्रेट कमिंग from each other rather than outside. There is a visible lack of trust in South Asia, and it appears as if the region is still guided by the tradition paradigm of realism. Tradition parallelism is a nations never trust to any other, है ना, और to the neighbors. That is, countries look at each other as a threat, and nations follow self-help and survival concept. Okay, तो बेसिकली ट्रेडिशनल पैराडिज्म ऑफ रियलिज्म का तो यही है कि नेशन है ना, कोई भी अपने आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते और अपने आप में लगे रहते हैं, सेल्फ जो हेल्प है ना उसमें और सेल्फ सर्वाइवल में लगे रहते हैं. ओके, एंड इसके कारण ना बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आती है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती ओवरऑल. द टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंस विच हैज़ बीन द फीचर्स ऑफ डिफरेंट रीजन लाइक यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया is missing in case of South Asia, and the structural changes in international politics which has occurred due to the end of Cold War because of emergence of globalization and liberalizations, and there was a push of integral process, and because countries need for go for liberalizations or trade security issues or issue like food security, climate change, etc., did provide for some basics for increased interdependence among South Asian states. Also, however, the process of integration in South Asia is weak and it lacks a real substance. This is seen in inability of South Asian states to reach to certain agreements or failure to implement agreed framework. Okay, and it is said that the integration process is driven by the external factor rather than the internal factor. It is paradoxical to reason like South Asia, which have common history, common culture, common concern, to remain divided. Okay, and शार्क, टॉपिक इज शार्क. तो शार्क को अगर हम देखें तो ओरिजिनली है ना, ये कंसेप्ट था जो बांग्लादेश पीएम है ना जिया उर रहमान उनके द्वारा दिया गया था, एंड 1985 में ये इसमें एग्जिस्ट में आया था. इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू रखा गया था. शार्क में देखो सारी चीजें हैं, पर तब भी ना इसको इसने ना कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, या मतलब आप कह सकते हैं कोई सक्सेस वाला वर्क नहीं किया है जिसके थ्रू इसको याद किया जाए. ओके, बस इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से, क्योंकि दो मोस्ट मतलब जो पावर होती है ना उसको अगर उलझा वो अगर अपने आप में उलझाओ ना तो ग्रोथ कहीं नहीं हो सकती. इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बाद में अफगानिस्तान भी 2005 में आ गया था. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे पुअरिटी को एरेडिकेशन करना, कल्चरल कोऑपरेशन, उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स. ओके, एंड अगर हम देखें इंट्रोडक्शन ऑफ सार्क के बारे में, तो सार्क इज अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव ऑफ साउथ एशिया. द आइडिया ऑफ सार्क वाज ओरिजिनली गिवन बाय बांग्लादेश पीएम जिया उर रहमान इन 1983. Then the idea of SHARK come into existence with the declarations of South Asia Regional Cooperation adopted by Foreign Minister in Delhi in 1983, and it was formally adopted by Head of State in 8 December 1985. And then objective of SHARK: first is the welfare of people of South Asia. Second, improving the quality of life of people, accelerated economic growth, social progress, and cultural development. Promote collective self-reliance among countries in South Asia, and promote mutual trust, understanding, and appreciations of each other problem. And seventh is strengthening cooperation among themselves at international level. What is the principle of shark? There is three guiding principle, that is non-interference in each other internal affairs, and second is bilateral issues,
to be kept out of shark platform. Third is regionalism is not be substitute for bilateral or multilateral obligations. Okay, then what is the agenda of shark? Agenda of shark has evolved over the year. The official agenda can be say that in integrated program of actions. It covers following areas, that is agriculture, rural development, telecommunications, transport, coastal service, science and technology, and sports, art and culture. Okay, and uh, core agenda of shark is not pursued during Cold War period, because देखो an account of super power presence. I mean, अगर देखें तो पाकिस्तान यूएसए के साथ था, क्लोज शिप थी, ठीक है, यूएसए के साथ, और इंडिया भी यूएसएसआर के साथ था। तो यहाँ पे ना, मतलब जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हुई थी, और आइडियोलॉजी की तरीके से यूएसएसआर के साथ था। उसके बाद nation could not take up the core agenda of cooperation, that is economic cooperation, during cold period, है ना, cold war period. After the end of cold war period, as a result of globalizations, economic agenda got significance, है ना, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक एजेंडा कोल्ड वॉर के पीरियड के बाद आया। उसके बाद introduction of economic reforms created conditions for adoption of economic agenda. Similarly, agenda of SHARK came to include cooperation and combat terrorism area, an area of energy security cooperation, and also reciprocal transit facility, मतलब कोई ना कोई मतलब हर एक कंट्री में जा सके। ओके, ट्रांजिट फैसिलिटी। उसके बाद इशू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल्स नेक्सस। ओके, and the extension of SHARK membership and evolution of South Asian personality become an agenda of SHARK. Although SHARK has evolved a comprehensive new agenda, uh, yet progress on this front is extremely slow, and progress of regionalism in South Asia is still cooperative of narrow domestic corner concern. Okay, तो अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली आपको ये शार्क का जो टॉपिक है, इसमें आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड साथ ही आपको जो हमने देखा रिफॉर्म्स भी देखे, और ये मतलब यूरोपियन यूनियन का भी हमने कंसेप्ट देखा। तो होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।